हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 एक क्या था यह भी पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं रामदरस मिश्र जी, जिनका जन्म सन 1924 है और निधन सन तो उनका दिया नहीं गया है। अब हम आगे देखेंगे। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। इनकी कहानियाँ, काव्य तथा उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। मतलब जैसे कि कुछ लेखक होते हैं, उनका कुछ नियमित क्षेत्र होता है। जैसे कि हिंदी की बहुत सारी विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, संस्मरण। तो इन्होंने हर जगह पर अपनी कलम चलाई है। जैसे कि कुछ साहित्यकार होते हैं सिर्फ उपन्यास या कहानी लिखते हैं, उतना ही उनका क्षेत्र होता है। लेकिन रामदरस मिश्र जी जो है, इन्होंने कहानी, काव्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी, मतलब बहुत सारी हिंदी की विधाओं में इन्होंने काम किया है और जो बहुत हद तक सफल भी रहा है। आपके बहुत चर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह, कहानी संग्रह बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। इनकी कहानी संग्रह है खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने उपन्यास, कविताएं, कहानियाँ लिखी हैं और आम के पत्ते जो काव्य संग्रह है उसको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद इनको हिंदी एकेडमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों की खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। जैसे कि हमने नीचे की 3 लाइन में कहानी का सारांश पढ़ा, तो ये जो कहानी है ये लेखक के जीवन की है। मतलब ये जो घटना है वो उनके जीवन में घट चुकी है। तो उसमें वो एक रिक्शे वाले से मिलते हैं, जिससे मिलने पर उनके उस रिक्शे वाले की जीवन की घटनाओं के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है और वो देखते हैं कि जो रिक्शे वाला है उसने नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा था और उसी चीज़ को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू मतलब मुझे यात्रा करने से बहुत डर लगता है। तो मैं यहाँ पे कौन? लेखक कहते हैं कि मैं बहुत ही यात्रा भीरू हूँ, मतलब बहुत ही मुझे यात्रा करने से डर लगता है। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि जब मैं यात्रा पे निकलता हूँ तो मुझे बहुत ही डर लगता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे। सबसे बड़ी असहजता और अनुभव होती है, मतलब सबसे बड़ा मन में डर होता है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी होती है। मतलब सबसे ज़्यादा डर उनको लगता है ऑटो वालों से, पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, कैसा किराया मांगेंगे। और नए शहर में जाना ये भी उनके लिए एक चिंता का कारण है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। अब लेखक को इस बार कहाँ जाना था? ग्वालियर, एक डॉक्टर से मिलने के लिए। पत्नी भी उनके साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी, डर था मन में। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। लेखक और लेखक की पत्नी जैसे ही वो स्टेशन पे उतरे तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऑटो वाले उनके पीछे पड़ गए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया और ऑटो वाले जो थे वैसे ही एक नवयुवक जो था वो भी साथ लग गया। कुछ बोले बिना हम आगे बढ़ते रहे। उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं तो जाएंगे ना? उस ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी आप और आखिर कहीं तो जाएंगे ना? कोई ऑटो भी करेंगे तो मेरा ऑटो ही क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। मतलब इतने सारे ऑटो वाले के बीच उस व्यक्ति की आवाज़ लेखक के मन को भा गई और उसकी वो आवाज़ और जिद देखकर लेखक ने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा रास्ते में और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे, मतलब जितने उसने किराया मांगा, लेखक ने उतने पैसे दे दिए और डॉक्टर के घर की डोर बेल बजाई।
ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक की जगह बदल दी है। जैसे ही वो उनको डॉक्टर के वहाँ जाना था, वहाँ पहुँचे तो डोरबेल बजाई तो पता चला कि जो डॉक्टर है उसने अपने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना कुछ कहे हमारा इंतज़ार करता रहा और हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। ऑटो वाला जो था वो भी राह देखता रहा और फिर वापस लेखक को जहाँ क्लिनिक जहाँ बदल गई थी वहाँ पे जाना था, तो वहाँ पे पहुँचा दिया। और वैसे डॉक्टर के यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया था ना, और उसके बाद उसने वहाँ पहुँचा दिया, हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ, तो बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। उसके बाद वापस नए जगह पे जहाँ पे डॉक्टर का नया क्लिनिक खुला था वहाँ पे पहुँचा दिया और पूछा कि कितने पैसे दे दूँ, तो उसने कहा बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के यहाँ से यहाँ तक का किराया अतिरिक्त हो गया है ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। उसके बाद उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो हम जहाँ अपने होटल में रुकने वाले थे लेखक और उनकी पत्नी, तो उन्होंने उसका नाम बता दिया और बोला भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। उसके बाद उसको वहाँ पे भी पहुँचा दिया और बोला कि बाबूजी अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, तो मैंने अपने होटल का नाम बताया लेखक ने और बोला अब तुम जाओ, हमें यहाँ पे देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं और हम डॉक्टर के पास चले गए। उसने जो ऑटो वाला था उसने कुछ बोला नहीं और हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। उसके बाद फिर जब लेखक और उनकी पत्नी जो भी काम था अपना निपटा के बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि वो वहीं खड़ा है। और फिर अब हमें महसूस होने लगा कि ऑटो वाला कुछ और। अब लेखक को मन में फिर डर लगने लगा कि ऑटो वाला कुछ और है। वह भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ। उसके बाद फिर उनको लगा, लेकिन फिर भी वो कुछ बोले तो नहीं लेखक। उसके बाद वापस उसी ऑटो में बैठे और होटल तक पहुंच गया। रास्ते में वो वही प्रेम भरी बातें करता गया। लेखक के मन में उसने अपनी एक अच्छी जगह बना ली थी। होटल पर छोड़कर ऑटो वाले ने पूछा फिर कब आऊँ, यानी फिर उसने कहा कि यानी यह क्या। जो ऑटो वाला वो कहता है कि शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको यहाँ जाना होगा, जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। लेखक ने कहा कि अभी तो है और 2-3 दिन के बाद शताब्दी जो गाड़ी का नाम है वो बताया, वहाँ से लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? तो लेखक ने कहा भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। तो बोलता है ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे अपना नाम तो बताया ही नहीं। उसके बाद लेखक पूछते हैं कि भाई तो ऑटो वाले ने बोला कि मेरा नंबर ले लो, जब आपको ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। तो लेखक ने कहा कि ठीक है। उसने कहा आपने तो कहता है कि तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो बोलता है मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान घुमाता गया। मुझे बाबूजी कहता, लेखक को बाबूजी कहता और मेरी पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता। घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे कमरे में बुला लिया। उसके बाद घूमना शुरू हुआ तो घूम फिर के लौटे तो उसे होटल में अपने कमरे में चाय पीने के लिए बुला लिया। बहुत संकोच के साथ वो आया, मतलब उसे मन में घबराहट हो रही थी, कितने बड़े लोगों के साथ में कैसे चाय पीऊँ। तो वो बड़े संकोच के बाद वो आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हुई। अब दोनों के बीच में कैसी बातचीत शुरू हुई। तो मेरी पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? तो उसने कहा नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। अब लेखक जो पत्नी थी उसने कहा बेटे आप ग्वालियर के हो? तो उसने बोला कि नहीं, मैं ग्वालियर का नहीं हूँ, मैं मूलतः मतलब मेरा मूल निवासी आगरा का, यहाँ तो आना पड़ गया। हमें लगा कि यह कहते कहते वह कुछ भर आया, मतलब कुछ आंखें उसकी गीली हो गई, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। लेखक जैसे ही उसने आंसर दिया कि नहीं मैं यहाँ का नहीं, मूलतः मैं आगरा का, तो उसको मतलब उसकी आंखें भर आई, कुछ रोने जैसा हो गया। तो इसलिए हम चुप हो गए, लेखक और उनकी पत्नी, और स्वयं फिर वो खुद ही बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी BA पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा उसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसके बाद फिर उसने अपने परिवार के बारे में बताया। घर में माता पिता बचपन में मर गए थे, बड़ा भाई है वो भी वकील है, उन्होंने मेरी परवरिश की, मैं भी BA पास हूँ, और नौकरी खोज रहा था। एकदम से चुप हो गया वो।
हमें लगा उसके साथ कोई दुर्घटना घटी होगी तो उससे चिढ़ा नहीं, लेकिन फिर से उसने बोलना शुरू किया, मोहन ने, ऑटो वाले ने। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि एक दिन एक रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवासी, घबराई हुई, घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? फिर वो बोलता है कि मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा था तो रास्ते में एक परिचित लड़की मिली, उसने बोला मोहन मुझे बचा लो, और बहुत ही घबराई हुई थी, डरी हुई थी। मैंने बोला क्या हुआ? तो वो बोली मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं में गिरकर जान दे दूँगी किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊँगी। तो वो बोलती है कि मेरे माता पिता जो है वो मुझे एक अधेड़, मतलब एक बूढ़ी उम्र के व्यक्ति के साथ मेरा विवाह कर रहे हैं, मैं कुएं में गिरकर जान दे दूँगी लेकिन उस खूसट बुढ़े के साथ नहीं जाऊँगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और मैं कर भी क्या सकता था। मुझे लगा कि पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। उसके बाद वो उसको लेके पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ पे जो थानेदार थे उनको सब कुछ बता दिया। वे कुछ देर तो सोचते रहे, फिर रहे कि क्या किया जा सकता है। कुछ देर तक तो वो हम दोनों को देखते रहे, सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है, आखिर इसके लिए क्या किया जाए। उसके बाद थानेदार थोड़ी देर तो सोचने लगे। हम गए पुलिस स्टेशन, सब कुछ बता दिया थानेदार को। थोड़ी देर तो हम सोचते रहे कि क्या करें। फिर उसके बाद थानेदार था वो हमको देखता रहा और देखते देखते बोला कि इसके माता पिता को तो मैं, इसके FIR लिख के मैं इसके माता पिता को तो मैं हवालात में बंद कर देता हूँ, पर आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद, थोड़ी देर चुप रहे, फिर एक छोटी सी चुप्पी के बाद थानेदार ने कहा, एकाएक बोले तुम्हारी शादी हो गई है? मुझसे पूछा तुम्हारी शादी हो गई? मैंने नामे सर हिला दिया। तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो थोड़ी देर तो वो चुप रहे, फिर एकदम से थानेदार ने बोला तुम्हारी शादी हो गई है? तो मैंने नामे से हिला दिया। तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। उसके बाद पूछा तो मैं तो कुछ नहीं। उसके बाद मैं घबरा गया कि करूँ क्या। फिर मुझे लगा इसमें बुराई क्या है, तो मैंने कहा कि सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने भी स्वीकृति सूचक से हिला दिया, मतलब लड़की ने भी हाँ कर दी। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह भी कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। उसके बाद फिर उसने भी हाँ कर दी। तो मोहन, तो जो लेखक थे उन्होंने बोला लेकिन क्या मोहन? तो वो बोलता है बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी जो थी वो मेरी भाभी वो भी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी। बात तय हो चुकी थी। फिर क्या? मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि भाभी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, उससे तो वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। तो मैंने सोचा कि लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात, मुख्य मुद्दा यह कि वह संकट में, इससे विवाह कर प्रीतिकर भी होगा, मतलब सही होगा और मानवीय भी। लेकिन फिर क्या? लेखक ने पूछा फिर क्या लेकिन? हाँ, अब समस्या यह थी कि विवाह एकदम तो ना हो पाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दी जाएगी। बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी, फिर वो पूछते हैं फिर क्या, मतलब फिर लेखक ने पूछा फिर क्या लेकिन? तो बोले कि अब समस्या यह थी कि यदि लड़की अपने घर जाती है तो वापस वही बेच देने का जाने का संकट। मैं घर ले जाऊंगा तो भैया भाभी नाराज, और इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। तो जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में मेरी उससे शादी करवा दी। उसके बाद थानेदार ने कहा कि कुछ दिन तो उन्होंने उसे नारी निकेतन में रखा, माता पिता से उसकी शिकायत लिखवा के रख ली, और 15 दिन के बाद उसने मेरी उससे शादी करवा दी। मैंने कहा मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है कथा सुनना। उसके बाद जो लेखक थे उन्होंने बोला कि ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं,
मैं तो आज पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ और इस घटना पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है जैसे मैं कोई कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी हैं। तो वो बोले कि तो मोहन जो था ऑटो वाला, उसने बोला कि नहीं बाबूजी, यह सब बिल्कुल सच है। और वो जो थानेदार है वो कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविता मानवीय संवेदना से भरी होती है। और उन्होंने बोला कि वो एक कविता कारक भी हैं और कवि सम्मेलनों में वे अपनी कविताएं पढ़ते हैं जो मानवीय संवेदनाओं पर होती है, मतलब मानव जीवन पर। हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। तो लेखक कहते हैं कि हाँ, हर किसी क्षेत्र में कोई ना कोई तो मसीहा, मतलब कोई भगवान होता है। हाँ तब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। उसके बाद फिर ये होता है कि बाबूजी, मेरे भैया भाभी मुझसे खफा हो गए, मुझे घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी। फिर क्या, घर गया तो भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की और दूसरा मैंने जिस लड़के से शादी की वो किसी अन्य जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। तो लेखक कहते हैं तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। तो बोलता है हाँ बाबूजी, आगरा में इसका निभाह होना कठिन था। निभाह मतलब वहाँ पे रहना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, फिर वहाँ पे क्या करते हैं, आगरा में वहाँ पे रहना मुश्किल था, तो इसके लिए हम पराए शहर ग्वालियर में आ गए। यहाँ पर कोई जानता नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है। तो वो कहते हैं हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया, उसी के सहारे चलो। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, इसलिए ऑटो का दामन थाम लिया, इसी के सहारे चलो। वास्तव में तो तुम बहुत बड़े हो मोहन। लेखक कहते हैं वास्तव में तो तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित के में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया, अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। उसके बाद जो लेखक हैं वो मोहन को कहते हैं कि मोहन, वास्तव में तो तुम बहुत बड़े हो। जैसे लोग होते हैं वो बड़े बड़े लोग, वो नारी की सुरक्षा हेतु बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन कभी भी उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते। तुमने तो एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया, उसके जीवन को अपने साथ सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला। उसके बाद जो वो था मोहन, वो कहता है बाबूजी, इस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती। वो बोलता है कि मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, लेकिन वह रोज़ मुझे बहुत सारे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। लेखक ने मोहन ने जो उसे अपनी वास्तविक कथा सुनाई, वो उनके जीवन में बहुत बड़ा असर कर गई। ऐसा लेखक कहते हैं कि उसकी जो कहानी थी वो हम पर छा गई और हमारे मन में कितना बड़ा हो गया, मतलब उसका जो स्थान था वो लेखक के मन में बहुत बड़ा हो गया भगवान के समय। इसलिए उसकी उस कहानी को लेखक ने आज हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि आज भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी को संकट में नहीं देख सकते। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला रहने दीजिए बाबूजी। उसके बाद फिर लेखक को वापस जाने का समय आ गया। गाड़ी का समय हो रहा था, लेखक उनको लेकर स्टेशन आ गया और लेखक ने उसे 500 रुपये का नोट दिया। वह बोला रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। उसके बाद मोहन ने बोला रहने दीजिए बाबूजी, मुझे नहीं चाहिए। तो लेखक बोलते हैं कि अरे नहीं, ये तो तुम्हारा किराया है, तुमने जो परिश्रम किया है उसका धन है, तो मैं तुम्हें कोई दान तो नहीं दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार तो नहीं पाया। मतलब जो था, मोहन को कहता है बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार तो नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कोई कुछ मोल ही नहीं है। पैसे तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि बाबूजी, माँ बाप का प्यार तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कल से लग रहा है कि माँ बाप मिल गए हैं। तो इस जो सुख मुझे मिला, इसके आगे पैसे का तो कोई मोल नहीं है। पैसे तो मैं और भी लोगों से कमा लूँगा बेटे, लेकिन मेरी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। तो लेखक बोलते हैं कि
लेखक बोलते बेटा लेकिन मेरे बारे में तो सोचो, मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता, लेकिन यह तो बहुत, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। उसके बाद उसने बोला बाबूजी ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो इससे आपका शोषण होगा। तो उसने 500 रुपये ले लिए और 500 रुपये लेकर 300 रुपये वापस करने लगा। बोला मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। फिर वो बोलता है कि मतलब वो बोला कि बाबूजी मुझे इतना पराया मत कीजिए, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही ना। तो वो बोलता है ठीक, तो फिर लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर क्या बाबूजी? तो उसके बाद जो लेखक है वो वो बोलता है कि ठीक है बाबूजी, अब मुझे इतना पराया मत कीजिए, जब भी आप कभी ग्वालियर आएँ तो मेरा फ़ोन नंबर तो है ही आपके पास, तो मुझे बुला लीजिएगा। तो लेखक बोलते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो मोहन बोलता है क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। तो लेखक बोलते हैं कि 500 रुपये तुम्हें चुपचाप लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। और उसके बाद वो लेखक बोलते हैं कि 500 रुपये तुम्हें अपने पास रखने ही पड़ेंगे। तो उसने चुपचाप 300 रुपये अपने पास रख लिए और उसको लेखक उसको देखकर लेखक को लगा कि वो ऐसा कह रहा है कि ये कैसी शर्त रख दी आपने बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ भाई, बड़े शौक से। उसके बाद फिर वो बोला कि ये कैसी शर्त रख दी है। उसके बाद वो कुछ क्षण तो बोला नहीं और फिर बाद में बोलता है कि बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास है ही, क्या मैं कभी कभी फ़ोन कर सकता हूँ? तो लेखक बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, बहुत बड़े शौक से, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तो फिर वो जो मोहन है बोलता है अरे पर बाबूजी मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। तो वो कहते हैं मैं हूँ सत्यकेतु और मेरी पत्नी ही है कामना। लेखक अपना वास्तविक नाम बताते हैं कि मैं हूँ सत्यकेतु और यह मेरी पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तो आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए वह हमें निहारता रहा। और जैसे ही लेखक की गाड़ी का समय हो गया तो वो स्टेशन अंदर जाने लगे गाड़ी पकड़ने, तो वह दूर तक उनको निहारता रहा। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे। पाठ बहुत ही बढ़िया था, मैं ऐसा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा और ये लेखक के जीवन से जुड़ी हुई घटना थी। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे। यात्रा भीरु मतलब यात्रा से डरने वाला। अंट संट मतलब मर्जी में आए ऐसा, निरंकुश। आश्वस्ति मतलब आश्वासन, तसल्ली। वांछित मतलब इच्छा अनुसार। इंतजार मतलब प्रतीक्षा। वार्ड मतलब राह। अतिरिक्त मतलब उपरांत। छेड़ना मतलब उकसाना। खुसट अप्रिय। आधेड़ मतलब आधेड़ उम्र का प्रौढ़। हवालात जेल। अहम बात मतलब मुख्य बात। प्रीतिकर मन भावन। संवेदना पीड़ा। मसीहा देवदूत। उबारना बचाना से बाहर निकालना। पाला पड़ना मतलब संबंध जुड़ना। चुप्पी सी छा जाना, शांति छा जाना। असमंजस में पड़ जाना, द्विधा में पड़ जाना, क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में ना आना। निभा होना, घर खर्च निकालना। उद्विग्न करना मतलब पीड़ा देना। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।